हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छा होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ रहे हैं। रिसर्च मेथोलॉजी में हम लोग डाटा कलेक्शन पढ़ चुके हैं। हम लोग को देखना है ये है कि डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा का जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन जो डाटा लिया गया है, उस डाटा के पॉपुलेशन क्या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार है कि नहीं है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, पहले ये बात करते हैं। ओके, तो देखते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। पहले एग्जांपल से समझिए कि वर्ल्ड की कोई भी चीज़ जो होती है उसकी ये नेचर होती है कि पहले शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में बढ़ करके फिर बाद में घटने लगता है। जैसे दो तीन एग्जांपल समझिए। जैसे आप गाड़ी चलाते होंगे तो गाड़ी जब कोई भी आप स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहले 0 स्पीड, 5 स्पीड, 10 स्पीड, 20 स्पीड, उसके बाद 50, 100 जो भी पहुंचना होगा। फिर जब ब्रेक भी मारना होगा आपको तो आप धीरे धीरे आप क्लच दबाते हैं, धीरे 100 से 80, 60, 50, 40, 30, उसके बाद ब्रेक मारते हैं। आप जानते हैं अगर ऐसा न करें तो क्या होगा, आप गिर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि आप अचानक यदि चाहें कि 0 से 100% 100 स्पीड कर लें या 100 से डायरेक्ट 0 कर लें या 10 कर लें तो जानते हैं कि गाड़ी स्लिप कर सकती है और गिर सकता है। इसका मतलब क्या है कि नेचर में ये बताया गया है कि नेचुरल चीज़ ये है कि आपको स्लो स्लो गाड़ी को आगे बढ़ानी है और बाद में जब रोकना भी है तो स्लो स्लो धीरे धीरे रोकना है। दोनों चीज़ें धीरे धीरे होंगी। इसका मतलब दोनों चीज़ों को ढलती हुई चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, जैसे बरसात आप ले लीजिए। कोई भी बरसात जब होती है तो आप जानते हैं कि जब बरसात अचानक तेज आ जाएगी, ज़्यादा देर तक पड़ने वाली नहीं है। ओके, इसका स्लो स्लो पड़ना ही है। पहले शुरुआत में स्लो होगा, फिर धीरे धीरे बीच में जाके बहुत तेज होगा, फिर जब लास्ट में जाएगा तो भी स्लो होगा। ये इस तरह से बरसात जब होगी तो निश्चित रूप से ज़्यादा तेज बरसात होगी। थर्ड एग्जाम्पल लीजिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप देखिए कि जब पढ़ने बैठते हैं तो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो शुरुआत 2-4 मिनट बहुत स्लो आपका दिमाग काम कर रहा होता है। अभी देख रहे होते हैं कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे आधे घंटा आपको पढ़ना है तो 5 मिनट शुरुआत में थोड़ा सा भी दिमाग कम लग रहा होगा, लेकिन बीच में जो गेनिंग पावर है, जो ऑब्जर्वेशन पावर है माइंड का, वो बहुत तेज होता है। ओके, और लास्ट में जब आप उबने लगेंगे 25-26 मिनट 28 मिनट बाद तो भी फिर धीरे 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 आपको रिड्यूस हो जाएगा, फिर आपको लगेगा मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि कोई भी नेचुरल जो चीज़ें हैं वह शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ती हैं, एक समय पीक पर आती हैं और पीक के बाद डाउन होता है। जैसे हम पीएलसी पढ़ते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बार चढ़ती होती है, जिससे कोई पॉलिटिक्स में है, कभी कभी चिप्स का ज़माना आता है, एक बार टाइम सबका आता है, गिरता है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल समझा जाता है। ओके, तो इसीलिए जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आप देखे होंगे, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसे ये है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की खास बात क्या है, ऐसे होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में छोटे छोटे चीज़ें होंगी, बीच में सबसे ज़्यादा होगा और बाद में उसके आगे और बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इधर निगेटिव होगा। अगर ये मान लीजिए कोई मीन है, एवरेज है, तो एवरेज से जो नीचे वाली चीज़ होंगी वो माइनस में चले जाएंगी और ये प्लस में चीज़ें चले जाएंगी। इसी चीज़ों का शेप्स को देखने के लिए ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखा जाता है। और क्यों दिखाता है, बिकॉज कि जो सैंपल आप लिए हैं, ओके, जो सैंपल लिए हैं वह सैंपल इसके अनुसार है कि नहीं है, जो मीन है वो बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने 75% नंबर पाया है तो कुछ नंबर आपको 75 से नीचे होना चाहिए और कुछ 75 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 75 हो गया, ओके, मीन आ गया। कुछ मान लीजिए 65, 60, 70 हो, कुछ 85 हो, 86 हो, 90 हो, तब कहा जाएगा कि आपका डाटा जो भी है परफेक्ट है। अब ऐसा ना हो कि किसी में आप 10 पाए हों और किसी में 90 पाए हों, तब भी आ जाएगा 75%। ऐसी बात नहीं है, खुद आप जान रहे होंगे। यदि आप किसी में 0 पा जाइए, किसी में 100 पा जाइए, तो भी हो सकता है किसी में मान लीजिए कि 10 पा गए, किसी में 80 पा गए, तो भी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि 75% पाए हों। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू ज़्यादा है। ओके, दोनों 100 उधर ज़्यादा है और 0 इस साइड ज़्यादा है। ओके,
तो इन दिस कंडीशन में कहा जाएगा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार आपका मार्क्स नहीं है। ओके, तो कुछ बेसिक चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए कुछ चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे तो वन बाई वन करके तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म नॉर्मल इज एवरेज। नॉर्मल के मीन्स क्या होता है? एवरेज होता है। ओके, मोस्ट ऑफ थिंग्स लाइक इंटेलिजेंस, वेल्थ, ब्यूटी, हाइट। जैसे हाइट ले लीजिए, ब्यूटी ले लीजिए, वेल्थ ले लीजिए, इंटेलिजेंस ले लीजिए, बुद्धि ले लीजिए। बुद्धि किसी का बहुत ज़्यादा होगा, ओके, या कम होगा। ओके, कुछ लोग का मन बीच में भी होगा, न कम होगा ना ज़्यादा होगा। वेल्थ भी 5% लोग ज़्यादा रिच होंगे, ओके, 5% लोग ज़्यादा पुअर होंगे। ओके, और सबसे ज़्यादा कहाँ लोग होंगे? जो कि नॉर्मल फैमिली से होंगे, मिडिल क्लास फैमिली जिसको कहा जाता है, मिडिल क्लास फैमिली से होंगे 90%। ओके, ब्यूटी भी, सुंदरता भी वैसे ही होगी कि कुछ लोग लड़कियां चाहे लड़के 5% ज़्यादा सुंदर होंगे, ओके, और 5% बहुत ज़्यादा खराब होंगे। हालांकि एक बात आपको यहाँ आयत में बता दूं ब्यूटी के संबंध में, ओके, कि ब्यूटी जो होती है लोग भले ही देख के अपने स्वार्थ बस या किसी बस कह देते हैं ये बहुत लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, या औरत अच्छी है, कुछ भी कह सकते हैं, जानते हैं आप लोग, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए ब्यूटी जो शब्द है वो सबसे यूनिक शब्द के लिए होता है कि सभी लोग ब्यूटीफुल हैं। क्यों हैं? क्योंकि कोई सेम है ही नहीं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सेम नहीं है तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये सुंदर है ये खराब है? कह सकते हैं? आदमी सुंदर या खराब कह सकता है जब दो चीजें सेम हों, और सेम होने के बाद कहे कि ये खराब है ये अच्छा है। ओके, कोई पैरामीटर तो है ही नहीं। तो इसलिए जब कोई एक लड़का दूसरे लड़के से अलग है, एक लड़की दूसरे लड़की से अलग है, कोई एक जैसा, उसकी आवाज, उसकी बोली, उसके रोना, उसका व्यवहार सब अलग है उसका, आप सोचिए कि किस आधार पर कह रहे हैं कि सुंदर है। जैसे मान लीजिए कोई भगवान ही ले लीजिए, गॉड, ओके, अब कोई कहे कि गॉड का देखे हैं, ये बताइए कौन कह सकता है? क्यों? क्योंकि गॉड को ना हम देखे हैं ना आप देखे, आप कैसे पहचान गए कि गॉड है थे ये? आप सोचिए, देखिए भगवान अगर हमारे सामने भी आ जाएंगे तो हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मूर्ति है और फोटो में सब, वो सब भगवान नहीं, तो आदमी कल्पना है ना कि ऐसे होंगे, ये भगवान तो है नहीं रूप। तो भगवान क्या कोई बता सकता है कैसे होंगे? आपके माइंड से आके रास्ते मिल के चले भी गए होंगे, आपको पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है, कोई बताया ही नहीं है कि भगवान ये ऐसे होते हैं, कोई उनका आकार नहीं है, कुछ नहीं है। उसी तरह से सुंदरता भी होती है, वो अलग होती है, सबकी अलग होती है। इसीलिए दुनिया के सभी लोग सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से अलग है, उनमें वो चीज़ें नहीं है तो हमारे में ये चीज़ें नहीं है। हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं तो वो अच्छा रो लेते हैं, तो वो अच्छा व्यवहार उनका है। कुछ ना कुछ यूनिक सबको दिया गया भगवान, आँख से फिंगरप्रिंट, रेटिना, सब कुछ अलग दी गई है। ब्लड यहाँ तक देखिए अलग दिया गया, डीएनए सबका अलग दिया गया है। सोचिए इतना अलग देने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि ये सुंदर है ये खराब है, कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस देख के कह रहे हैं, जो आपको मन का अच्छा लग रहा है वो सुंदर है, जो अच्छा नहीं लग रहा नहीं सुंदर है। तो आप अपना आप जरूर करते हैं। ओके, ये सब छोड़िए, आते हैं पॉइंट पे। हाइट भी कुछ लोग मान लीजिए 7 फुट होंगे, 8 फुट होंगे, कुछ 4 फीट होंगे, लेकिन ये बहुत कम लोग होंगे जो 4 फीट में, 7 to 8 फीट में होंगे। लेकिन नॉर्मल 5 to 6 फीट में सबसे ज़्यादा लोग होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कहीं से यहीं पे आएगा, और कुछ 4 फीट इससे कम में आ जाएंगे, और 7 to 8 इससे ज़्यादा में आ जाएंगे। ओके, ये भी नॉर्मल तरीके से होगा। ओके, आर क्विट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। देयर आर क्विट ए फ्यू पर्सन हु डेविएट नोटिसेबल फॉर एवरेज। तो नोटिस फॉर एवरेज के लिए करता है आइदर एवर आर बिलो इट। तो नोटिसेबल क्या होगा? या 4 है नोटिसेबल हो जाएगा, या 7 to 8 हो गया नोटिसेबल हो गया। ओके, या तो एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज जैसे मान लीजिए कि 5.5 फुट आ गया, भारत की एवरेज हाइट 5.5 फुट है, 5 फुट 5 इंच। तो क्या होगा? 4 फीट वाले बिलो में आ गए, 7 to 8 फीट वाले एवं में आ गए। ओके, तो एक्सट्रीम कंडीशन में सब चीजें हैं, राइट। इफ वी प्लॉट सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए ग्राफ पेपर वी गेट्स ए बेल शेप्ड कर्व रिफर्स टू एज ए नॉर्मल कर्व। तो यदि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि इसको किसी ग्राफ पर रखा जाए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, तो मान लीजिए कि भारत की टोटल पॉपुलेशन की एवरेज हेड मान लीजिए 5.5 फीट है। ओके, तो कुछ लोग 7-8 फीट में होंगे, इधर लिख देंगे 7-8 फीट वाले हैं, कुछ 4-5 फीट वाले में होंगे, इस साइड लिख देंगे। तो यही बताया जा रहा है कि जब
एवरेज से, जो एवरेज आ रहा है उस एवरेज से एबव हो जाए या बिलो हो जाए तो आप इस साइड आप इसको रख सकते हैं। ओके, और जब हम इसको प्लॉट कर देते हैं इसी को नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है, इस तरह से हमेशा ध्यान रखना है, इसको टच नहीं कराना है। ओके, अभी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ा जाएगा। ये मत सोचिए कि हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये बना रहे हैं क्योंकि इसमें टच नहीं करना चाहिए, ये इन्फिनिटी होता है, कहीं टच नहीं, ऐसे चलता जाएगा, ये समझ रहे हैं, टच नहीं करेगा। ओके, आगे अभी देखेंगे, परेशान ना होइए। नॉर्मल कर्व वाज डिराइव्ड, नॉर्मल कर्व वाज डिराइव्ड बाय लैप्लास एंड गॉस 1777 1885 इंडिपेंडेंटली। तो दोनों लोग मिल करके इसको डिराइव किए हैं। दे आल्सो नेम्ड इट कर्व ऑफ एरर वेयर एरर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से जो डेविएशन लेते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशंस लेते हैं, उसी के आधार पर हम लोग नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है ये देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए सबसे ज़्यादा यूजीसी नेट में या कंपटीशन जाएंगे तो यही पूछा जाता है, जो प्रॉपर्टीज होती है इसी को इसमें पूछा जाता है। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि क्या कैसी क्वालिटी है। फर्स्ट क्या है, इट इज बेल शेप्ड कर्व विच इज बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड हैज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे ये है, ये बेल शेप्ड है। ओके, बेल की तरह। ओके, घंटी, इसको क्या कह रहा है, घंटी। ओके, घंटी को कह रहा है कि यदि इसमें से आधा इस टाइप पलट दिया जाए तो कवर कर लेगा। ओके, जिस आधा ऐसे देखिए, आधा इस साइड जैसा है वैसा उस साइड है, इसीलिए इसको सिमेट्रिक कहा जा रहा है। ओके, वेल शेप्ड कर्व, कि जब वेल को आधे काट देंगे तो आधे से आधा ढक जाएगा। ओके, इसीलिए कहा जा रहा है। राइट, ये समझ गए। नेक्स्ट क्या है, इट हैज टू हेल्वेस राइट एंड लेफ्ट। इसका क्या होगा, दो होगा। ओके, ये लेफ्ट हो गया, ओके, ये राइट हो गया, लेफ्ट एंड राइट दो पक्ष होंगे। एंड द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन मोड, जो यहाँ पर मीन है या मीडियन है या मोड है, ये वाला इक्वल होगा। ओके, बराबर होगा। यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल। दैट इज द कंसाइड सेम पॉइंट्स एट द मिडिल ऑफ द कर्व। तो मिडिल ऑफ कर्व में जो मीन मीडियन मोड होता है वो होता है बराबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, द नॉर्मल कर्व इज ए सिम्पेटिक दैट इज द अप्रोचेज बट नेवर टचेज ऑफ द एक्स एक्सिस एज द मूव फ्रॉम द मीन। तो मैं बताया ना कि ये कभी भी टच नहीं करता है। ओके, ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, इन्फिनिटिव। ओके, इनफाइनाइट तरीके से चलता रहेगा अनंत काल तक, अनंत दूरी तक। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि फर्दर फ्रॉम द मीन, मीन से वो अनंत काल तक चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मीन लाइज इन द मिडिल ऑफ द कर्व एंड डिवाइड्स द कर्व इनटू टू इक्वल हेल्वेस। द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज विद इन मोड या जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर कैलकुलेट होता है, उसको बताया जाएगा जेड स्क्वायर इस कोर्स। तो प्लस माइनस थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो एंड द एबव ऑफ द मीन। इसका मतलब क्या है, जो ये नॉर्मल कर्व है, ओके, तो इस साइड भी जो जेड स्क्वायर होगा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा माइनस में, और इधर प्लस में भी जेड स्क्वायर थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अर्थात इस साइड जो वैल्यू होती है वो माइनस की होती है, इस साइड वैल्यू होती है जो प्लस की होती है। किससे प्लस माइनस, जो मीन है, जो यहाँ मीन लिया जा रहा है उस मीन से अगर आगे की वैल्यू है तो प्लस में, पीछे की वैल्यू है तो माइनस में। ओके, एंड द एबव ऑफ द मीन, मीन से जो ऊपर होगा नीचे होगा, ये तो माइनस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जिससे मान लीजिए कि आप 75% पाए हैं नंबर, तो 65 पाए हैं तो माइनस में चले गए। ओके, और प्लस में गए तो 85 आ गए थे प्लस में चले गए। ओके, इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट 5 पॉइंट्स देखते हैं। द एरिया ऑफ यूनिट अंडर द नॉर्मल कर्व इज सेट टू द इक्वल टू 1। तो इक्वल n के बराबर लिया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर है ये, ओके, +1 एंड मीन इज 0। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर भी क्या होगा, ये इक्वल है 0 1 होगा। इसका मतलब क्या है,
कि जब यदि ऐसे कर्व कोई बनेगा तो n इक्वल टू 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर 1 होगा एंड मीन इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है तो सभी कुछ 1 1, ये पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। वेरिएंस क्या होता है, 1 के बराबर होता है। मीन कितना होता है, 0 होता है। ओके, all the points where the curve change in the form curving upward to curving downward are called inflection point। आगे बताया जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है। जैसे आगे एक बनाया भी गया है, जैसे मान लीजिए कि ये है और ये है, ये है। ओके, ये मान लीजिए कि -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये +1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, माइनस और ये प्लस में है। तो जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है इन दोनों को ही कहा जाता है रिफ्लेक्शन पॉइंट। ओके, यहाँ से चेंज हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ से चेंज होगा रेखा, इसीलिए रिफ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। ओके, अभी आगे दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या, द जेड स्क्वायर आर द स्टैंडर्ड स्कोर्स इन द नेफिसी टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम द मीन आर पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द मीन इज निगेटिव। अर्थात जेड स्क्वायर जो है, ऐसा समझिए जेड स्क्वायर जो है क्या बताया जाए, राइट फ्रॉम द मीन, यदि मीन के राइट में है, इस साइड हो राइट है तो पॉजिटिव है और लेफ्ट में है तो निगेटिव है। देखिए टुवर्ड द राइट फ्रॉम द मीन, मीन के राइट में है तो पॉजिटिव आर पॉजिटिव एंड टुवर्ड द लेफ्ट फ्रॉम द मीन, यदि ये मीन है और मीन से लेफ्ट में है तो निगेटिव होगा। ओके, तो जेड स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है आगे फार्मूला बताया हूँ और इसका आगे क्वेश्चन भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कभी। ओके, नेक्स्ट है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री फ्रॉम स्क्यूनेस दैट इज इस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अमाउंट इज 0। स्क्यूड मीन्स कि जो या तो ये पॉजिटिव हो रहा है ऐसे और या तो निगेटिव ऐसे बनता है, तीन चीज़ की बनता है। ओके, तो ये पॉजिटिव है जो शुरुआत में ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी हो और बाद में ऐसे हो जाए, और शुरुआत में फ्लैट हो बाद में हाई हो जाए, तो इसको निगेटिव कहा जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन में जो नॉर्मल कर्व बनता है वो स्क्यूड नहीं होता है। स्क्यूड मीन्स कोई भी हाई नहीं होता, क्योंकि स्क्यूनेस जब पढ़ाया जाएगा तो ये डिटेल बताया जाएगा, लेकिन यहाँ जानते रहे कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये नॉर्मल है। ओके, तो नॉर्मल में कोई भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अमाउंट 0 होता है। क्यों, क्योंकि इक्वल है, न माइनस में जा रहा है ना प्लस में जा रहा है, इसीलिए 0 हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द नॉर्मल कर्व एज मॉडल ऑफ डिस्क्राइबिंग द flatness or thickness of curve through the measures of kurtosis. For the normal curve, the value of the kurtosis is 0.263। तो kurtosis की बात की जा रहा है कि यहाँ पर 0.263 है और यहाँ प्लस में 0.263 है, इसकी बात की जा रही है। ओके, तो जब हम लोग स्क्यूनेस पढ़ेंगे तो kurtosis उसी में आता है। kurtosis मीन्स कि जो ऑस्ट्रेलिया में डायनासोर वो होते हैं, कौन, कंगारू, तो कंगारू के आधार पर बनाया गया है इसको। ओके, देखिए यहाँ पर कंगारू के आधार पर उसी से क्रोटोसिस शब्द लिया गया है। तो क्रोटोसिस कब यूज होता है, जब आप स्क्यूनेस पढ़ते हैं तो इसको क्रोटोसिस कहा जाता है। क्रोटोसिस आपका कैसा है, ओके, कि लेप्टोक्रेटिक है, कि प्लेटोक्रेटिक है, कि मेसोक्रेटिक है। ओके, जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा लेप्टोक्रेटिक, ये हो जाएगा नॉर्मल है तो मेसोक्रेटिक, और ये हो जाएगा फ्लैट है तो प्लेटोक्रेटिक। ओके, तो ये लेप्टोक्रेटिक, ये मेसोक्रेटिक, ये प्लेटोक्रेटिक। ओके, फ्लैट है तो ये चीज़ें जब स्क्यूनेस पढ़े जाएगा समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ रहते हैं क्योंकि अब सभी कुछ यहाँ तो नहीं बताया जा सकता ना, आप जानते हैं सभी चैप्टर है, अब उसमें बताने लगेंगे तो ये छूट जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे कि वीडियो लंबी हो गई सर। ओके, तो मेरा इसीलिए पॉइंट अभी रहता है कि जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस किया जाए, नहीं तो एक पॉइंट में तो बहुत कुछ रिलेशंस रहता है। ओके, चाहेंगे तो। अब क्या है इंपेरिकल वैल्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए पहले यहाँ पर ध्यान रखिए। ओके, यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा कर होगा तो मीन मीडियन मोड इक्वल होगा, ये ध्यान रखिए पहले इक्वल होगा। ओके, पहली बात। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है 68.26 के बीच में आती है। ओके, कवर करती है, जिसमें माइनस में 34.13 एंड प्लस में
34 पॉइंट, यहाँ ऐसे समझिए प्लस है ये और ये माइनस है। ओके, देखिए ये क्या है, मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन से स्टैंडर्ड 2 है, मीन स्टैंडर्ड 3 है, यहाँ से मीन स्टैंडर्ड माइनस में 1 है, 2 है, 3 है। ओके, यहाँ भी 13.59, 13.59, 2.14, 2.14, तो यहाँ प्लस हमेशा होगा इस साइड और इस साइड माइनस की चीज़ें होती हैं, और ये जोड़ करके जो आता है इसको कैलकुलेट करता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जो 3 है ये कितना कवर करता है, 9.972 या 9.973, तो एक दो पॉइंट का डिफरेंस हो तो उसको ना लीजिएगा। जैसे 99 पॉइंट जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम लोग 90.5 पढ़ते थे। ओके, इस टाइप से 6.26 ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, इसके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इतना मीन्स इतना स्टैंडर्ड कवर करता है। ओके, देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ना, तो ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर वाला है, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का है और ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ओके, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया ना, देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, यहाँ पर 1 वाला चेंज हो रहा है और यहाँ पर 1 वाला चल रहा है। ओके, इसके बीच में, तो जहाँ पे ये चेंज हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ के बीच में आ गया ना 1 के और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो इसी को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। अब इन्फ्लेक्शन यहाँ भी हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट को भी इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा, इन्फ्लेक्शन, इसको भी इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा। ओके, इन्फ्लेक्शन, ये भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब कि जहाँ पे ये थर्ड ये वाला मिल रहा हो, यहाँ पे इसको जहाँ पर चेंज हो रही रेखा, इसी को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है, इन्फ्लेक्ट हो रहा है, राइट। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से इसको याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 3 पर कितना, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है 9.72, 2 पे 95.44 एंड 1 पे 68.26, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, इसके लिए परेशान ना होइए, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी बड़ा जरूरत पड़ता है। ओके, तो परेशान ना होइए, बस जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात कीजिए रही है, 9.97, 9.5, 95, 68.2%। उसी तरह से यहाँ पे देखा गया, देखिए यहाँ प्लस माइनस है ना, माइनस माइनस, देखिए इधर प्लस प्लस है, जो कुछ नहीं है तो प्लस प्लस जानते ही हैं, इधर प्लस प्लस है। तो जो नॉर्मल होता है उसके इस साइड की वैल्यू प्लस में होती है, इस साइड की माइनस में होती है। और कितना होती है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में इतना होता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में इतना होता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में इतना होता है। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेड स्क्वायर से कैलकुलेट किया था, जेड का जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि जो सैंपल का मीन है, जो इन्वर्स का मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, इससे भाग दे देंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, और जेड स्क्वायर के आधार पर ही इसका शेप बनता है। जो ये शेप बना है ना, जेड स्क्वायर के आधार पर ही बनता है। ओके, तो आगे हम लोग जब कभी पढ़ेंगे तो जेड स्क्वायर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब देखेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर जो डिस्क्लेमर ये है कि हम लोग इस चैप्टर को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, न कि न्यूमेरिकल के इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार। तो जब हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को फोकस कहाँ पे होता है, इस पर नहीं होता है, हम लोग को फोकस न्यूमेरिकल पर होता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराएं, 10-5 क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सब चीज़ें हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि आप लोग सही सोच रहे हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। ओके, और जब हम लोग स्टैटिक्स का रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे कि जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, फिर उसके बाद टी टेस्ट, जे टेस्ट, एफ टेस्ट, काइस्व टेस्ट, क्रूक्स बक्सली टेस्ट, व्हिटनी टेस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं सोचा हूँ कि इन्फ्रेंशियल जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा तो जिसमें कि शॉर्ट सैंपल्स के कैसे, स्मॉल सैंपल का कैसे सॉल्व होता है, लॉन्ग सैंपल का कैसे होता है, पेयर कंपेरिजन टेस्ट कैसे होता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल कैसे किया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग, या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या है, ये सब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब स्टैटिस्टिक्स का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा, अनुमानात्मक सांख्यिकी, उसमें हम थ्योरी छोड़ करके न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसमें मैं न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है।
न्यूमेरिकल पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बट यदि आप लोग चाहते होंगे कि इसमें सर न्यूमेरिकल 2-4 क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। ओके, कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल आते हैं या कैसे पूछा जाता है। अदरवाइज कुछ दिन बाद रुक जाइए, तो जब ये समाप्त हो जाएगा तो मैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो सब कुछ चीज़ें जो भी न्यूमेरिकल की चीज़ें होंगी, वो चाहे प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मॉल सैम्पलिंग टेस्ट है, लॉन्ग सैम्पलिंग टेस्ट है, कुछ भी होगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके, तो ये मेरा एक आप लोग के लिए निर्देश था क्या किया जाए आगे। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसमें थ्योरी देखते हैं और स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, तो जैसा भी कमेंट करिए हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।